सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपके एएनएन मॉडल्स का। हम एक छोटा सा डेटा सेट लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम दो तरीके से करेंगे। पहला तो हम रेगुलर मेथड से बनाएंगे, दूसरा हम बनाएंगे फंक्शनल एपीआई मेथड से, और एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे, कॉल बैक्स। अब रेगुलर मेथड और फंक्शनल एपीआई मेथड में फर्क क्या है? रेगुलर मेथड आप जनरली यूज करते हो जो आप जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग के अंदर अ, अपना मॉडल बना रहे हो। ठीक है। फंक्शनल एपीआई वाला मेथड आप यूज करते हो जब आप एक मॉडुलर कोड लिख रहे हो। मान लो आप एक एमएलओप्स का प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोडक्शन में कोड बना रहे हो, प्रोडक्शन में कोई मॉडल बना रहे हो, तब आप इस फंक्शनल एपीआई वाला मेथड को प्रेफर करोगे, राइट? तो मतलब वही है, एक ही डिश बनेगी बट रास्ते अलग अलग होंगे। ठीक है, रेसिपी अलग अलग होगी। अब कॉल बैक क्या है? कॉल बैक्स आपके मेनली ट्रेनिंग के दौरान आपको मदद करते हैं। वहाँ के फेमस कॉल बैक्स हैं अर्ली स्टॉपिंग, सीएसवी लॉगर्स, मॉडल चेक पॉइंट्स। तो उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो पे। मेनली अर्ली स्टॉपिंग, ये बहुत पूछा जाता है, राइट? अब बात करते हैं हम फ्रेमवर्क कौन सा यूज करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो हम यूज करेंगे टेंसरफ्लो का। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जनरली, टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च। हम जाएंगे टेंसरफ्लो के साथ, क्योंकि जनरली ज्यादा कॉमन टेंसरफ्लो ही है। पाइटॉर्च भी है, ऐसा नहीं है, बट टेंसरफ्लो मुझे अच्छे से आता है और मैं भी टेंसरफ्लो को ही प्रीफर करता हूँ, राइट? अब आप ये कर सकते हो कि आप अपनी नॉर्मल जो एनाकोंडा की जुपिटर नोटबुक है, जो आपके लोकल पीसी पे है, उस पे कर सकते हो अपने कोड, ठीक है? बट अगर आपके पीसी में जीपीयू वगैरह नहीं है, राइट? अगर आपके पीसी में जीपीयू वगैरह नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीपीयू नहीं है, सिर्फ सीपीयू है, तो मैं आपको बोलूँगा आप कैगल नोटबुक्स का यूज़ करो या कोलैब नोटबुक का यूज़ करो, क्योंकि इनके अंदर आपको प्री बिल्ट जीपीयू, सीपीयू सब मिलता है। अगर आपके कंप्यूटर में अच्छे रिसोर्सेज़ नहीं है, लोकल पीसी में अच्छे रिसोर्सेज़ नहीं है, तो आप इन ऑनलाइन टूल्स का यूज़ करो, क्लाउड टूल्स का, जिनके अंदर पहले से ही भर-भर के रैम दिए, भर-भर के जीपीयू दिया है, राइट? तो इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा कंप्यूटर है, जीपीयू पड़ी हुई है 6 जीबी रैम और 6 जीबी वीरैम, 8 जीबी डीडीआर5 रैम वगैरह है, प्रोसेसर अच्छा खासा i5, i7 है, तो आप अपने नॉर्मल पीसी में भी कर सकते हो। कोलैब वगैरह में आपको एक और फ़ायदा मिलता है कि जो आपको टेंसरफ्लो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। टेंसरफ्लो आपका इनबिल्ट आता है इंस्टॉल जनरली, राइट? बट अगर आप जुपिटर नोटबुक में कर रहे हो, तो आपको टेंसरफ्लो इंस्टॉल करनी पड़ती है। वही पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो लगा के या पिप इंस्टॉल पायटॉर्च लगा के करने पड़ते हैं अलग से। बट आई थिंक कोलैब में मिलते ही आपको ऑलरेडी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मेनली ये तो हो गई थोड़ी इंट्रोडक्शन की बातें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब एक कोर्स लॉन्च किया था, उसका थोड़ा प्रमोशन भी कर लेते हैं। तो आपको जैसे पता ही होगा, मैंने कुछ 3-4 दिन पहले एमएलओप्स का कोर्स लॉन्च किया। बिगिनर टू एडवांस है। अगर आपने मेरा एमएलओप्स की कोर्स का वीडियो देखा हुआ है, एमएलओप्स प्रोजेक्ट मैंने एक डाला हुआ है अपने यूट्यूब पे भी, वो देखा हुआ है, तो आपको इस कोर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। लेकिन इस कोर्स के फिर भी मैं प्रीरिक्विज़ाइट बताता हूँ। पाइथन आनी चाहिए और आपको आना चाहिए मशीन लर्निंग, बस इतना। जो कि हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में कवर करा हुआ है यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। अगर आपने उतना पढ़ा है, तो इस कोर्स से आप मास्टर एमएल इंजीनियर बन जाओगे। इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। डॉकर हो गई, आपके कुबरनेटिस हो गए, आपके वीएम इंस्टेंसेस हो गए, जीसीपी का यूज़ किया गया है पूरे उसमें, ठीक है? और जीसीपी में आपको $300 का फ्री क्रेडिट मिलता है। तो जिससे आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ, कोर्स के लिए पैसा पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद नहीं पड़ेगी। और 799 इसका प्राइस रखा गया है, बट मैं आपको एक कूपन दूँगा जिससे ये पड़ेगा अराउंड 400 का, हाफ प्राइस में मिल जाएगा आपको, ठीक है? और आई थिंक आज लास्ट डे है, तो वीडियो लॉन्च होते ही देख लेना। अगर आपको एमएलओप्स और एडवांस करना है अपना, तो ले लेना, वरना फ्री कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है? तो अब आ जाते हैं अपना कोड के ऊपर, जो आज की वीडियो है। सबसे पहले तो आप पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो कर देना। अगर आप अपने लोकल पीसी में भी हो, तो इसको रन करके आप अपनी टेंसरफ्लो इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपनी नोटबुक कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे से। तो हम कनेक्ट करते हैं। कोलैब में जाना, अपना एक अकाउंट बना लेना, ड्राइव से कनेक्ट करके अपने गूगल ड्राइव से, वहाँ पे आप नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट में टाइम लगाएगा। तो जब तक कनेक्ट हो रहा है, मैं तब तक आपको ये समझाता हूँ, हमने कुछ चीज़ें इम्पोर्ट की है। देखो, सबसे पहले हम सिंपल एएनएन न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं, किसका यूज़ करके? रेगुलर मेथड का, रेगुलर मेथड, राइट? याद रखना, ये रेगुलर मेथड है।
सबसे पहले आपके हम पांडास इंपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी कर दो स्क्रीन। सबसे पहले पांडास इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता ही है क्या करती है पांडास। देन आपकी नमपाई इंपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। देन आपका मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर रहे हैं, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, हम ग्राफ वगैरह बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे अपनी टेंसरफ्लो, तो उसके लिए आप ये सिंटेक्स लिखोगे, इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ, तो टीएफ उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। अब टेंसरफ्लो के अंदर ही आपकी आती है केरास, मेनली जितने भी आपके न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं वो केरास की मदद से बनते हैं, ठीक है। टेंसरफ्लो के अंदर ही उसका एक मॉड्यूल है केरास, ठीक है। तो हम टेंसरफ्लो से केरास को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने कोड पहले से क्यों लिखा हुआ है, अगर मैं लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, और एएनएन आजकल कोई यूज करता नहीं है, तो मेरे को नहीं लगता इसको इतना इन डेप्थ जानने की जरूरत है। तो थोड़ा समझ लो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो, बस काम खत्म। मेनली आजकल ट्रांसफॉर्मर ज्यादा चल रहे हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग के जरूरी है, ठीक है। फिर हमने टेंसरफ्लो के अंदर गए, फिर टेंसरफ्लो के केरास के अंदर गए, और केरास से हमने इंपोर्ट किया लेयर्स मॉड्यूल को। अब इस लेयर्स मॉड्यूल के अंदर आपकी सारी लेयर्स होंगी जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी ना, ड्रॉप आउट लेयर, बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर, आपकी एक्टिवेशन लेयर, जो भी आपकी लेयर्स हैं वो सारी इसके अंदर होंगी, इस लेयर्स मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। ये देख सकते हो, आपको यहाँ ग्रीन टिक मिल गया। तो देख लेते हैं कितनी रैम वगैरह दे रहा है आपको ये। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये रैम दे रहा है करीब 12 जीबी रैम, ठीक है। और 108 जीबी की आपको हार्ड डिस्क स्टोरेज दे रहा है। आप चाहे तो यहाँ से जीपीयू भी ले सकते हैं, आपको बस अपना रन टाइप चेंज करना है और जीपीयू वाला ले लेना। लेकिन सिंस ये वाला सिंपल प्रोजेक्ट है, इसके लिए जीपीयू की जरूरत नहीं है। मेनली जब आप इमेजेस वीडियोस के साथ काम कर रहे हो तब जीपीयू की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अभी के लिए काफ़ी है। उसके बाद अ, हमने एक हर्ट डिजीज का डेटा सेट लिया है, इस यूआरएल से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो भी ये यूआरएल है, और हम इन इन कॉलम्स को ले रहे हैं बस। तो ये तो डेटा इंपोर्ट है, आपको पता ही होगा ना, सिंपल सी चीज़ है। तो हम इन इन कॉलम्स को ले रहे हैं बस, ठीक है। तो इसमें आपके ये सब इनपुट कॉलम्स हैं, ये भी जो भी ट्रेसपास, कोलेस्ट्रॉल, एफपीएस, रेस्ट, ईसीजी, ये सब आपके हर्ट के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। और टारगेट कॉलम आपका ये है कि उस बंदे को डिजीज है, नहीं है, किस लेवल की है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट कॉलम है, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। और इस बार हम न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से प्रिडिक्ट करेंगे। अब तक आपने सिर्फ मशीन लर्निंग मॉडल से प्रिडिक्ट किया है, अब न्यूरल नेटवर्क की बारी है, ठीक है। उसके बाद हम उस डेटा को रीड कर रहे हैं, ठीक है। इस यूआरएल से रीड कर रहे हैं, और कॉलम्स का नाम हम ये दे रहे हैं, तो हमने पास कर दिया, यहाँ से यूआरएल कर रहे हैं, नेम्स हम कॉलम से दे रहे हैं। कोई भी अगर एन मतलब नल वैल्यूज होंगी तो हम उसको इससे रिप्लेस कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। और हम नल वैल्यूज को ड्रॉप कर रहे हैं, इससे मतलब आपका क्लीन डेटा मिलेगा आपको एट द एंड, ठीक है। इसको रन करते हैं। ओके, हमने पहला सेल रन नहीं किया, इंपोर्ट तो हो जाए पहले पांडास वगैरह। तो यहाँ देख सकते हो आप, काफ़ी जल्दी रन करेगा, आपके लोकल पीसी से भी काफ़ी ज़्यादा रन करेगा, ऑप्टिमाइज्ड है कोलैब। बाकी आप कैगल भी यूज़ कर सकते हो, जब हम बड़े डेटा सेट यूज़ करेंगे तो कैगल यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट ईज़ी पड़ता है कैगल में, ठीक है। अपना डेटा देख लेते हैं एक बार, डेटा डॉट हेड यूज़ करके। तो ऐसा कुछ डेटा आपके पास, ठीक है, एज, सेक्स, सीपी, और फिर आपका टारगेट है। अब टारगेट उन्होंने पहले से एनकोडेड डेटा है आपका, ठीक है, पहले से क्लीन डेटा है, आपको 0 2 1 0 दे रखा है, ठीक है। डेटा का शेप देख लेते हैं, तो आपके डेटा में 297 रोज है, छोटा ही डेटा सेट है। अब जनरली हम छोटे डेटा सेट के साथ डीप लर्निंग यूज नहीं करते हैं, जब आपके पास ज्यादा डेटा हो तभी डीप लर्निंग यूज करोगे। आप देखोगे भी आगे, अगर यहीं पे हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं ना, हमें डीप लर्निंग से ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, डीप लर्निंग के, डीप लर्निंग तब यूज करो जब आपके पास डेटा अंधाधुंध है, ठीक है, तभी यूज करना चाहिए आपको डीप लर्निंग। वरना अगर कम डेटा है, जैसे इसमें देख लो 297 डेटा है बस, तो डीप लर्निंग अच्छे से काम नहीं कर पाता, उसको ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अब उसके बाद आपके पास 14 कॉलम है, और 13 तो आपके इनपुट है, एक आपका आउटपुट है। थोड़ा इन्फो देख लेते हैं डेटा के ऊपर। अब देखो, हम यहाँ जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग तो करने आए नहीं है, हमारा मेन काम क्या है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जानना। बाकी आपको जो फीचर इंजीनियरिंग वगैरह करनी है ये सब आप करते रहना, ठीक है। तो डेटा को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पास 13 फ्लोट वैल्यूज हैं, और ये लास्ट वाला आपका टारगेट कॉलम इंटीजर है, क्योंकि ये 0 1 2 वगैरह है ना। तो ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में नहीं है, तो मतलब मॉडल्स हमारे एक्सेप्ट कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब टारगेट का देख लेते हैं इसके अंदर है कितने लेबल्स, ताकि हमें पता चले तो हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। चेक करते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपकी जो आउटपुट लेयर होती है ना, उसके अंदर आपको एक एक्टिवेशन फंक्शन डालना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो बाइनरी है या मल्टी क्लास है।
तो आप यहाँ देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4 तो मल्टी क्लास है ये, एक से ज़्यादा क्लास है, मतलब 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की आपकी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? अब आपको डेटा स्प्लिट करना है, अब आपको नल वैल्यूज़ हटानी है, डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी है, जो भी करना है, वो आप मशीन लर्निंग में ऑलरेडी सीख चुके हो, तो मैं वापस से यहाँ नहीं बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे हमारा मेन है डीप लर्निंग के लेयर्स वगैरह को जानना, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सबसे पहले आप डेटा को स्प्लिट करोगे 2 हिस्सों में, एक्स और वाई में। एक्स के अंदर आप सारे इनपुट कॉलम्स को भेजोगे, जो कि आपने करा यहाँ, ठीक है? टारगेट को छोड़ के आपने टारगेट को कर दिया ड्रॉप, टारगेट कॉलम को ड्रॉप करके बाकी जितने बचे कॉलम्स वो आपने भेज दिए एक्स के अंदर, ठीक है? चाहे आप देख भी सकते हो, मैं यहाँ रन करके यहाँ पे एक अगर कोड सेल बनाऊँ और कोड सेल ऐसे बनाओगे आप, अब मैं अगर एक्स को दिखाऊँ आपको, ठीक है? ये देखो, टारगेट को छोड़ के सारे कॉलम दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? सिर्फ टारगेट नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे क्या किया हमने? हमने y के केस में ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसे करके y इक्वल टू डेटा टारगेट, ऐसे क्यों नहीं किया? मशीन लर्निंग के टाइम तो हम ऐसे ही करते थे, यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि ये डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग तो है नहीं, थोड़ा तो अलग होगा कुछ। तो आपको इसको एक केरास के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आउटपुट को, ठीक है? तो हम केरास से लोड करेंगे अपना यूटिल्स को, यूटिल से हम लोड करेंगे डॉट टू कैटेगरिकल को, ठीक है? ये मॉड्यूल है आपका। फिर आप अपने इस टारगेट वैल्यूज़ को कन्वर्ट करोगे, ठीक है? टारगेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको कन्वर्ट करोगे। अब अगर आप अपना y देखोगे आप, तो कैसा दिख रहा है देखते हैं। देखो, अब वो कन्वर्ट हो चुका है, ये आपका, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, ठीक है? हुआ नंपाई अरे में कन्वर्ट है, बट केरास की मदद से किया गया हमने। केरास से मदद से हमने उसे कैटेगोरिकल के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे आप नॉर्मल तरीका यूज़ ना करें, उसके जगह इस चीज़ का यूज़ करें, जब भी आप अपने आउटपुट लेबल को वो कर रहे हो, आउटपुट कॉलम को अलग कर रहे हो पूरे डेटा से, ठीक है? तो ये आपका हो गया डेटा स्प्लिटिंग। देखो इसको सेल को हटाता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है? ये तो हो गया, आपने एक्स वाई में स्प्लिट कर दिया डेटा। एक्स के अंदर आपके सॉरी इनपुट कॉलम है, वाई के अंदर आपके आउटपुट कॉलम है। अब आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में करना है, जो आप करते हो मशीन लर्निंग के अंदर भी, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट में। तो वो तो सेम रहेगा, जो मशीन लर्निंग में करते हो वो भी यहीं पे भी वही रहेगा, ठीक है? तो हम अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज़ करेंगे और स्प्लिट करेंगे, ठीक है? ओके, सो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आपकी है नहीं यहाँ पे, हम इंपोर्ट करना भूल गए शायद। कोई नहीं, इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है? कर दिया इंपोर्ट, अब आपका स्प्लिटिंग हो जाएगी इजीली। ओके, अब आपने अपने डेटा को स्प्लिट कर दिया, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट में। सिंपल था। अब आपके मेन बात आती है यहाँ से आपका मॉडल बनाने का तरीका, और ये हम रेगुलर मेथड का यूज कर रहे हैं। मैं आप एक और बार बताता हूँ यहाँ, ये आपका रेगुलर मेथड है, तो भूलना मत इसको। ये रेगुलर मेथड जनरली हम जुपिटर नोटबुक में यूज करते हैं मेनली, जुपिटर नोटबुक्स, ठीक है? जब आपको जुपिटर नोटबुक में टेस्टिंग करने अपने मॉडल्स की, तब आप इस मेथड का यूज करोगे, बट जब आप प्रोडक्शन के अंदर बना रहे हो तो आप फंक्शनल एपीआई का यूज करोगे, राइट? तो अभी देखेंगे फंक्शनल एपीआई क्या है। उससे पहले, सबसे पहले तो आप एक वेरिएबल दोगे जिसके अंदर आप अपना मॉडल स्टोर करने वाले हो, तो मैंने मॉडल का वेरिएबल का नाम दे दिया मॉडल ही, ठीक है? अब आपको अपना मॉडल बनाना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो सीक्वेंशियल का। सीक्वेंशियल यानी, अब देखो आपका मॉडल होता क्या है, सीक्वेंस ही तो होता है लेयर्स का, लेयर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगती है तभी तो आपका एनएन मॉडल बनता है। आपको वही करना है, केरास डॉट सिक्वेंशियल से आपको सिक्वेंशियल को इंपोर्ट करना है, ठीक है? फिर आप ब्रैकेट डालोगे, अब आप डालोगे फिर एक लिस्ट, ठीक है? अब इस लिस्ट के अंदर आप अपना मॉडल डिफाइन करोगे। सबसे पहले हमारी लेयर, हम चाहते हैं एक इनपुट लेयर बने हमारी, ठीक है? तो मैंने डाला लेयर्स, जो अपने ऊपर मॉडल इंपोर्ट किया उससे हमने किया डेंस इंपोर्ट। अब ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेयर्स वाली वीडियो में, कि आप इनपुट कैसे बनाते हो।
सबसे पहले आप नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बताओगे, तो मेरे को पहली लेयर के अंदर 128 न्यूरॉन्स चाहिए। फिर एक्टिवेशन फंक्शन बताओगे, मैंने एक्टिवेशन फंक्शन बता दिया, रैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है? अब उसके बाद आपको बताना पड़ेगा इनपुट शेप क्या चाहिए आपको, यही तो आपको अलग बनाती है। एक नॉर्मल हिडन लेयर और एक इनपुट लेयर में क्या फ़र्क है? फ़र्क है इस पैरामीटर का। अब आप ये वाली लेयर देखो, ये वाली लेयर देखो, इसमें आपका नंबर ऑफ न्यूरॉन दे रखा है, एक्टिवेशन दे रखा है, बट इनपुट शेप नहीं दे रखा। तो ये इनपुट शेप आपकी इनपुट लेयर दर्शाती है, ठीक है? जिस लेयर में आपने ये इनपुट शेप वाला लगा दिया, वो आपकी इनपुट लेयर बन जाएगी और इनपुट लेयर हमेशा स्टार्टिंग की लेयर होगी, ठीक है? यहीं से आपके इनपुट पास होंगे क्योंकि तो हमने इनपुट शेप दे दिया किसके बराबर? एक्सट्रिन शेप 1 के बराबर। एक्सट्रिन शेप 1 क्या है आपका? बेसिकली को मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ। इसका मैं इसको यहाँ डालूँ 13 कि मतलब आपके पास कितना डेटा है? आपके पास 13 इनपुट कॉलम्स थे, राइट? 14 आपके पास ओवरऑल थे, 13 आपके इनपुट थे, एक आउटपुट था। तो इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं एक्सट्रिन शेप 1। तो आप अगर डायरेक्टली इसकी जगह 13 भी डालोगे, सेम बात है, ठीक है? तो ये आपकी बन गई पहली इनपुट लेयर, ठीक है? फिर मैंने उन इनपुट्स को नॉर्मलाइज़ कर दिया, इस बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर की मदद से। ये हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं, लेयर्स वाली वीडियो, तो आप उसको वीडियो को देख लेना। अब मैं चाहता हूँ मेरा मॉडल ओवरफिट ना करे, तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप आउट लेयर भी बना दी 0.5 के साथ, मतलब 50% न्यूरॉन्स बैक प्रोपगेशन के दौरान नॉन एक्टिव हो जाएँगे। ये भी हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं कैसे काम करती है ड्रॉप आउट, इन डेप्थ देखा है मैथमेटिकल सब कुछ, ठीक है? तो ये आपका पहला लेयर बन गया, ठीक है? इतना, मतलब पहली लेयर आपकी ये है इनपुट लेयर, उसके बाद इनपुट लेयर के बाद आपकी बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर बनी है, बैच नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी ड्रॉप आउट लेयर बनी है, ड्रॉप आउट लेयर के बाद आपकी एक अगली हिडन लेयर बन रही है, ठीक है? अगली हिडन लेयर बन रही है, इस हिडन लेयर के अंदर आपके हिडन लेयर यानी डेंस से ही बना रहे हो आप और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन रहेंगे आपके 64, एक्टिवेशन रहेगा रैल्यू, बस। आप इनपुट शेप थोड़ा ना दोगे, 2 इनपुट लेयर थोड़ी ना होती है, एक ही होती है इनपुट लेयर तो, बस। उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दो और ड्रॉप आउट लेयर लगा दो, आपकी मर्ज़ी है लगाना है लगाना, वो तो आप कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने मॉडल को अपने हिसाब से, ठीक है? आप और बड़ा मॉडल बना सकते हो, इसे कॉपी करो और यहाँ और बड़ा मॉडल बना दो, फिर और बड़ा मॉडल बना दो, फिर और बड़ा मॉडल बना दो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, छोटा रखते हैं मॉडल, ठीक है? क्योंकि इतना बड़ा डेटा सेट है नहीं और ये काम भी नहीं करने वाला है इस डेटा सेट पे, वो तो बस आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि डीप लर्निंग को चाहिए होता है बड़ा डेटा, राइट? इस बार हम न्यूरॉन्स की संख्या हमने घटा दी 64 कर दी है, राइट? अब मैं आपको क्यों बोल रहा था कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है या बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन है। देखो, अभी आपकी आ गई लास्ट लेयर, ये आपके है आउटपुट लेयर, तो आपने दे दिया इसे लेयर डॉट डेंस। अब इसके जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे ना, वो आपके होंगे नंबर ऑफ लेबल्स के बराबर, नंबर ऑफ लेबल्स के बराबर। सॉरी नंबर ऑफ लेबल्स नहीं, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखो, नंबर ऑफ लेबल्स यही था आपके पास 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4 5 लेबल्स थे। तो आपने लास्ट लेयर में आपने 5 न्यूरॉन्स रखे हैं। तो आपके लास्ट लेयर में उतने न्यूरॉन्स होने चाहिए जितने आपके पास आउटपुट हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन का केस है ना, तो 5 आउटपुट आने के चांसेस है। 5 प्रोबेबिलिटी बन रही है ना आपके, मतलब आपका लेवल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ठीक है? चलो वो तो ठीक है। मेन है ये एक्टिवेशन। आपके लास्ट लेयर में ना सिर्फ जनरली 2 एक्टिवेशंस का यूज़ किया जाता है। या तो वो सिग्मॉइड होगा या तो वो सॉफ्टमैक्स होगा। क्लासिफिकेशन के केस में बोल रहा हूँ मैं, रिग्रेशन पे नहीं जा रहा, क्लासिफिकेशन बोल रहा हूँ। या तो सिग्मॉइड होगा या सॉफ्टमैक्स होगा। सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन वाली वीडियो आपने देखी है, समझ गए होंगे। सॉफ्टमैक्स हम जनरली यूज़ करते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में और सिग्मॉइड हम यूज़ करते हैं जब हमें बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन यूज़ करना हो, ठीक है? तो सिंस हमारा केस क्या था? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, तो हमने एक्टिवेशन दी है सॉफ्टमैक्स। अब ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ थ्योरेटिकल कंसेप्ट में। या आप लेयर्स की बात कर लो तो हमने पिछली वीडियो में किया अपनी लेयर्स वाली वीडियो में। या आप एक्टिवेशन फंक्शंस की बात कर रहे हो तो ये हमने एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है 1-2 घंटे की। उनमें पूरा मैथमेटिकल वगैरह सब कुछ जाना है। तो ये वहाँ से आया है सब कुछ। तो अब सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं आपकी जो आपने पिछले 8 थ्योरेटिकल कांसेप्ट पढ़े ना, वो सारे यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहे हैं धीरे-धीरे, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी लेयर बना सकते हो, पूरा मॉडल बना सकते हो सॉरी लेयर लगा-लगा के। आप और लेयर्स भी बना सकते हो अपने हिसाब से। चाहे तो आप इन दोनों को हटा दो, इन लेयर्स को हटा दो और ऐसे ही इनके साथ प्ले करो और देखो कि मतलब
आउटपुट में कैसे चेंज आ रहा है, आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी वगैरह में, टेस्टिंग एक्यूरेसी में कैसे चेंज आ रहा है। थोड़ा आपको करना पड़ेगा इसके साथ, तब जाके समझ आएगा, ठीक है? तो इसको रन करते हैं। देखो हो गया, रन हो गया। तो ये आपका मॉडल है। अगर आपको अपने मॉडल की समरी देखनी है, मतलब लेयर बाय लेयर, तो आप डालोगे सिर्फ मॉडल, जो भी आपके जिसके अंदर आपने मॉडल स्टोर किया था, हमने किया था मॉडल के अंदर स्टोर, डॉट समरी, ठीक है? इसको रन करोगे तो आपको ये दिखेगा। देखो पहली लेयर आपकी डेंस लेयर है, ठीक है? फिर आपकी बैच नॉर्मलाइजेशन लेयर है, फिर आपकी ड्रॉप आउट लेयर है, फिर आपकी वापस डेंस लेयर आ रही है एक, फिर बैच नॉर्मलाइजेशन, फिर ड्रॉप आउट आ रही है, फिर आखिरी वाली आपकी आउटपुट लेयर है, जो कि डेंस लेयर ही होती है ऑफ कोर्स, ठीक है? और टोटल पैरामीटर्स कितने हैं आपके पास? 11,141, मतलब लगा लो इतना छोटा-सा बनाया हमने बस, इतना छोटा-सा मॉडल, मतलब सब पूरा एक स्क्रीन में भी आ गया वो फिट, एक, ठीक है? और उसी इतने छोटे से मॉडल में 11,000 पैरामीटर्स हैं, मतलब वही इसके वेट्स, बायसेस वगैरह ट्रेन करने वाले पैरामीटर्स, वो सब इसके अंदर 11,000 हैं। और मैंने आपको पैरामीटर निकालने का तरीका बता दिया था एमएलपी वाली वीडियो में, कैसे निकालते हो पैरामीटर्स, ठीक है? आप जनरली इस 128 को 128 से इंटू करते हो, फिर 128 को वापस से 128 से, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हो आप बेसिकली। अब उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है? तो सोचो जो चैट जीपीटी वगैरह बने हैं उनमें तो, तभी तो उनमें बोलते हैं बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं, 70 बिलियन पैरामीटर है, 1 बिलियन पैरामीटर है, इसीलिए। मतलब इतने छोटे से में ही आगे 11,000, तो वो तो चैट जीपीटी है भाई, ठीक है? मॉडल तो बना दिया, अब मॉडल को आपको कंपाइल करना है। मतलब आपको मॉडल को बताना है कि उसे कौन-सा ऑप्टिमाइज़र यूज़ करना है, कौन-सा उसे लॉस मैट्रिक का यूज़ करना है, ठीक है? कौन से मैट्रिक से उसे एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है? ये सब बताना है। तो आप डालोगे मॉडल डॉट कंपाइल और 3 पैरामीटर जो यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है? सबसे पहले ऑप्टिमाइज़र डालोगे, कौन-सा ऑप्टिमाइज़र यूज़ करना है? आपको ग्रेडिएंट डिसेंट करना है, एडम करना है, ठीक है? जो हमने बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र पढ़े थे, आप कोई भी डाल दो। कॉमन एडम ही ऑफ कोर्स, एडम बहुत यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ डाल दिया एडम। दूसरी चीज़ हमने डाल दी लॉस। अब लॉस की भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है 1-2 घंटे की। अब सिंस ये एक क्या है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। तो हमने जो लॉस दिया है वो है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ये लॉस फंक्शंस वाली वीडियो पढ़ के आओ, तभी समझ आएगा। अब वो दूसरी चीज़ आती है मैट्रिक्स, कि कौन सी मैट्रिक्स कैलकुलेट करें हम ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं चाहता हूँ एक्यूरेसी कैलकुलेट करो। आप चाहे तो प्रिसिजन स्कोर डाल लो यहाँ, रिकॉल स्कोर डाल लो, वो वही मैट्रिक्स कैलकुलेट करेगा। सिंस ये क्लासिफिकेशन है, तो इसकी मैट्रिक क्या होंगी? एक्यूरेसी, प्रिसिजन स्कोर, रिकॉल स्कोर और आपका F1 स्कोर, ठीक है? अगर मान लो यही चीज़ रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती तो आपकी मैट्रिक्स होती एमएसई, एमएई वगैरह, ठीक है? लेकिन हमारा क्लासिफिकेशन है तो एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे। इसको रन करते हैं, ठीक है? बाकी नॉर्मल चीज़ है वही, मॉडल डॉट फिट करना है आपको, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे आप मॉडल को ट्रेन करने वाले हो। अब आपको चीज़ बतानी पड़ती है इपॉक्स। इपॉक्स मतलब कितने आइटरेशन में चलेगा आपका मॉडल। मैंने यहाँ दे दिया 100, ठीक है? 100 इपॉक्स करेगा ये। ये आपका मॉडल टू मॉडल डिपेंड करेगा। ये वाला तो जल्दी ट्रेन हो जाएगा 100 इपॉक्स में भी, बट अगर आपका बहुत बड़ा मॉडल है तो 100 इपॉक्स करने में कम से कम 2 दिन भी लग सकते हैं। ऐसे भी होते हैं मॉडल्स, ठीक है? और बैच साइज़ हमने दे दिया 32, मतलब ओवरऑल डेटा है उसको 32 बैच में आपके मॉडल के अंदर भेजेगा ये, ठीक है? बैच हमने बता दिया आपको कैसे काम करते हैं। अगर आपको देखना है तो ऑप्टिमाइज़र वाली वीडियो में ही जाओ और मिनी बैच ग्रेडिएंट डिसेंट को पढ़ लो, वहाँ से आपको समझ आएगा बैचेज़ क्या होते हैं। मतलब मान लो अगर आपका 100 डेटा है, ठीक है? 100 रोज़ का डेटा है, आपने 25-25 के बैच बना के भेजा मॉडल को, 25 एक बार में, फिर 25 दूसरी बार में, 25 तीसरी बार में, 25 चौथी बार में। तो इससे आपके जो रैम वगैरह है उसमें लोड नहीं आता, ठीक है? और म मैं रैम पे लोड नहीं आएगा तो ओवरलोड नहीं होगी रैम और स्मूथली चलेगा सब कुछ, एफिशिएंट ट्रेनिंग होगी आपके मॉडल की, ठीक है? तो आपके 4 बैचेज़ के अंदर 25-25 करके आपके 100 के 100 रोज़ पे ट्रेन हो जाएगा डेटा, ठीक है? चलो, ये तो आपने पास कर दिया यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा। अब टेस्टिंग डेटा आप यहीं पे पास कर देते हो, मतलब वैलिडेशन वगैरह के लिए, कि जिस पे वो टेस्ट करके आपको हर इपॉक के बाद आपकी एक्यूरेसी बताता रहेगा। तो आप मतलब लाइव देख सकते हो हर इपॉक के बाद कि कितनी एक्यूरेसी आ रही है, कितना लॉस वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पे आप बता दोगे वैलिडेशन डेटा मेरे को चाहिए एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे। जनरली डीप लर्निंग में क्या होता है ना, आप 3 चीज़ों में डेटा को स्प्लिट करते हो। यहाँ पे हमने नहीं किया, जनरली 3 में करते हैं। ट्रेनिंग में, वैलिडेशन में, टेस्टिंग में। ट्रेनिंग पे आप ट्रेन करते हो, वैलिडेशन आप यहाँ पास करते हो और टेस्टिंग आप इवैल्यूएशन के दौरान पास करते हो, ठीक है? मतलब होते एक ही चीज़ है वैलिडेशन, टेस्टिंग, बट वैलिडेशन को ट्रेनिंग के साथ ही पास कर दिया जाता है। तो बट हमने ऐसा नहीं किया।
हमने टेस्टिंग डेटा को वैलिडेशन की तरह भी यूज़ किया है और उसको टेस्ट की तरह तो यूज़ किया ही है, ठीक है? कर सकते हो आप ऐसा कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है? एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट हमने पास कर दिया वैलिडेशन के लिए, जिससे वो मतलब हर इपॉक के बाद की एक्यूरेसी कैलकुलेट करके बताता रहेगा। और हमने इस पूरे मॉडल को स्टोर कर दिया हिस्ट्री के अंदर। अब इस हिस्ट्री का क्या काम है? बेसिकली इससे हम अपने ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जो भी आपके हर इपॉक की एक्यूरेसी होती है ना, वो इस हिस्ट्री के अंदर स्टोर होती रहती है। हिस्ट्री क्या करता है, एक डिक्शनरी बना देगा आपकी, उसके अंदर स्टोर करता रहेगा। ठीक है? आपकी एक्यूरेसी हर इपॉक के बाद हर इपॉक की एक्यूरेसी, हर इपॉक का लॉस, ट्रेनिंग लॉस, टेस्टिंग लॉस, सब कुछ कैलकुलेट करेगा, स्टोर होता रहेगा हिस्ट्री के अंदर। तो आप कल को जाके अपना ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप इस हिस्ट्री वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि आपका मॉडल की जितनी भी डिटेल है उस हिस्ट्री के अंदर स्टोर हो रखी है। चलो तो रन करते हैं इसे। ठीक है? देखो आपका epoch 1 चल गया, epoch 2 चल गया। देखो ये 8/8 जो आप सोच रहे हो ये क्या है? मेनली आपका जो डेटा है आई थिंक कितना है आपके मॉडल शेप कितना है? मॉडल शेप 297 डेटा आपके पास, ठीक है? तो कैलकुलेटर खोलते हैं ज़रा और करते हैं 297 और हमने बैच साइज़ रखा था, सॉरी 297 और हमने बैच साइज़ रखा था कितना? 32 राइट? तो आप देख सकते हो 9 के करीब आ रहा है तो इसने 8 में स्प्लिट कर दिया है, ठीक है? बैचेस को 8 में स्प्लिट कर दिया है। तो उसकी वजह से अब 8/8 आ रहा है कि 8 बैचेस के अंदर ट्रेन हो रहा है आपका डेटा, ठीक है? समझ गए? तो उस हिसाब से हो रहा है और यहाँ पे आपके इपॉक चल रहे हैं और आप हर इपॉक के बाद देख सकते हो, पहले इपॉक में आपकी जो एक्यूरेसी है, ये आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है, ठीक है? तो ये आपकी आ रही है 21% ट्रेनिंग, फिर ये आपका ट्रेनिंग लॉस है, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। फिर ये आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी है जिसको आप टेस्टिंग एक्यूरेसी बोल सकते हो, ये आ रही है 0.05 यानी 5% और वैलिडेशन लॉस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? बट आप वैलिडेशन लॉस पे ध्यान देते रहो और एक्यूरेसी पे भी ध्यान देते रहो। जैसे-जैसे नीचे जा रहे हो इपॉक में, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। वैलिडेशन देखो लॉस आपका घटना चाहिए, एक्यूरेसी आपकी बढ़नी चाहिए, तब आपका मॉडल अच्छा है। तो अब नीचे जाके देखो शुरुआत में तो कितना है 9 और 5% आ रहा है। अब 100 इपॉक के बाद देखते हैं। 100 इपॉक के बाद ये देखो एक्यूरेसी आपके 60% आ गई 5% से और वैलिडेशन लॉस 0.9 आ गया। कहाँ पहले वो 9 था, गिरते-गिरते 0.9 आ गया, ठीक है? और अब ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी को कंपेयर करो। ट्रेनिंग एक्यूरेसी 58% है, वैलिडेशन 60% है। तो इतनी ओवरफिटिंग नहीं है। लॉस भी आस-पास ही है, 1.1 है, ये 0.9 है। तो ओवरफिटिंग नहीं हो रखी ज़्यादा, ठीक है? तो ये भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है? अब आप इवैल्यूएट भी कर सकते हो, उसके लिए आपको यूज़ करना है मॉडल डॉट इवैल्यूएट, राइट? आप करोगे मॉडल डॉट इवैल्यूएट, जो भी आपने मॉडल का नाम रखा था, मॉडल डॉट इवैल्यूएट एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, प्रेस एंटर करो। ये 2 चीज़ें देगा आपको, 0.92 और 0.60। अब ये पहली चीज़ आपकी है वैलिडेशन लॉस, ये लॉस है, ठीक है? 0.92 और यहाँ पे भी आप देख सकते हो लास्ट इपॉक के बाद इतना ही आया है, ठीक है? और 0.60 ये आपकी वैलिडेशन एक्यूरेसी है, मतलब टेस्टिंग एक्यूरेसी बोल लो। ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे उतना ही आया है, ठीक है? समझ आ गया? क्योंकि हमने सेम ही डेटा यूज़ किया ना इवैल्यूएशन के लिए और वैलिडेशन के लिए, इसलिए। अब मैं वही बता रहा हूँ आपको हिस्ट्री का कैसे यूज़ कर सकते हो। मैंने ग्राफ का यूज़ किया है। हिस्ट्री ये आपका वो वेरिएबल है जिसके अंदर मॉडल की डेटा स्टोर है। हिस्ट्री के अंदर हम हिस्ट्री के अंदर गए और उसके अंदर से हमने एक्यूरेसी वाला वेरिएबल निकाल दिया, ठीक है? हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री में गए, उसके अंदर से हमने वैलिडेशन वाला एक्यूरेसी वाला निकाल दिया। मतलब ये वाला एक्यूरेसी वाला निकाल दिया और ये वाला वैलिडेशन एक्यूरेसी वाला निकाल दिया। सेम आप ये वाला लॉस वाला भी निकाल सकते हो और सेम आप ये वैलिडेशन लॉस वाला भी निकाल सकते हो, ठीक है? अब मैं इसको रन करूँगा, तो आप ये देख सकते हो, ये इपॉक बाय इपॉक दिखा रहा है कि 0 से 100 इपॉक में आपका कैसा हुआ है मॉडल एक्यूरेसी, ठीक है? तो ये देख सकते हो ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है, तो मतलब ओवरफिटिंग नहीं हो रही, क्लोज़-क्लोज़ है आपकी ब्लू लाइन और येलो लाइन। येलो आपका डिनोट कर रहा है टेस्टिंग के दौरान मतलब वैलिडेशन और ब्लू आपका ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन अब आपके ना उसमें मॉडल में एक दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है बल्कि, और ये बहुत मेजर इश्यू कर सकती है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको शुरुआत में कितनी एक्यूरेसी मिल रही थी? आपको मिल रही थी 5%, ठीक है? फिर आपको वापस 5% मिल रही थी, फिर आपको 11% मिल रही थी, 16, 20, 33, 38, 38, 40, 50, 56, 56, 55, 55, 56, 56, 56, 56, 57 मतलब
काफ़ी हद तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ी नहीं, मतलब 15 इपॉक में ही आपको 56 तो मिल गई थी। अब 15 से 100 इपॉक में बस आपको 60 की मिल रही। 15वें इपॉक पे ही आपको 55 तो ऐसी मिल गई थी। चलो 15वें भी छोड़ो, 19 वाले इपॉक पे देखो। इस 19 वाले इपॉक पे देखो, 60 एक्यूरेसी तो आपको यहीं मिल गई। लॉस भी आपको 1.21 का यहीं मिल गया। तो मतलब हमने फालतू के इतने 80 और इपॉक्स चलाए। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मॉडल अपने आप समझ जाए कि बस अब मुझे और ट्रेन नहीं करना है, इतना काफ़ी है, मतलब आगे ट्रेन करके फ़ायदा है नहीं, तो मैं ऑटोमैटिकली स्टॉप हो जाता हूँ। फालतू में क्यों कंप्यूटर के रिसोर्सेज़ बर्बाद करने हैं, ट्रेनिंग में जो टाइम लगेगा वो अलग, ये तो चलो छोटा डेटा सेट था, बट बड़ा डेटा सेट होता तब। तो यहाँ पे हमारे काम आते हैं कॉल बैक्स, जो मैंने ऊपर एक टॉपिक बताया था ना कॉल बैक्स का, वहाँ पे कॉल बैक्स आपके काम आते हैं। कॉल बैक से पहले एक और चीज़, आप देखोगे आपके मॉडल से आपको मिली बस 60% एक्यूरेसी, मतलब मान लेते हैं कुछ-कुछ इपॉक्स में 65 भी मिल रही है, क्योंकि वो आपके बैचेस चेंज हो रहे हैं ना, इस वजह से। बट चलो यहाँ के लिए अभी इतना ले लेते हैं कि 60 एक्यूरेसी है आपकी ओवरऑल, ठीक है? यहीं अगर आप मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं ना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, आराम से 80-90 एक्यूरेसी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग बना ही नहीं है आपके छोटे डेटा सेट्स के लिए। डीप लर्निंग को चाहिए 10,000, 20,000, मिनिमम, मिनिमम क्राइटेरिया उनका 10,000। ये तो 300 रोज़ थी बस, कैसे होता ट्रेन अच्छे से? तो इसलिए हमें बहुत कम एक्यूरेसी मिली है, बट हमें एक्यूरेसी का क्या करना है? तो आप मैं बोलूँगा कुछ बड़े डेटा सेट लो, काम करो। अ, अगर मैंने मशीन लर्निंग में जो डेटा सेट्स यूज़ करे हैं, मतलब वो एयरलाइन्स वाला ही देख लो, उसी को आप डीप लर्निंग से थ्रू बनाओ। वो मशीन लर्निंग से बना था, अब ये आपका टास्क है डीप लर्निंग के थ्रू बनाओ, देखो कितनी एक्यूरेसी आ रही है और कंपेयर करो फिर ने, क्योंकि उसमें आई थिंक अच्छे खासा डेटा सेट था। आई थिंक उसमें 10,000 के तो ऊपर ही था, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, 10,000 के ऊपर था। ठीक है, चलो, तो अब बात करते हैं कॉल बैक्स की। अब कॉल बैक्स के लिए मेनली हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, हम ऐसे डालेंगे फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास, क्योंकि केरास के अंदर ही सारी चीजें आपके डीप लर्निंग की, हम करेंगे इंपोर्ट कॉल बैक्स को। ठीक है, ये रेगुलराइजर्स हटाते हैं, ये मेनली मैं बता दूंगा कहाँ काम आते हैं रेगुलराइजर्स, तब की तब देखते हैं। अभी बस कॉल बैक्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये कॉल बैक्स इंपोर्ट कर दिया हमने। ठीक है, बहुत सारे होते हैं कॉल बैक्स आपके पास, सीएसवी लॉगर होता है, बट जो मेन है वो ये दो हैं, अर्ली स्टॉपिंग और मॉडल चेक पॉइंट। अब काम क्या है दोनों के, अर्ली स्टॉपिंग खासकर मेन है, मॉडल चेक पॉइंट भी है, बट अर्ली स्टॉपिंग, जो ये वाला ऊपर वाला इशू आ रहा था ना हमें कि 19वें ही उस पे हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल गई थी, फालतू में 80 बॉक्स चलाए, उसको हैंडल अर्ली स्टॉपिंग करेगा, नाम में ही पता चल रहा है, जल्दी रोक देना। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया अर्ली स्टॉपिंग करके, इसके अंदर मैंने इनिशियलाइज कर दिया अपना कॉल बैक्स डॉट अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, कॉल बैक्स के अंदर हमें अर्ली स्टॉपिंग मिलता है, उसको इंपोर्ट कर दिया। अब आपसे ये 3 चीजें मांगता है, मतलब 2 तो मांगता ही मांगता है। पहले इसको मॉनिटर क्या करना है, इसको देखना है किस चीज पे, इसको एक्यूरेसी देखनी है, इसको लॉस देखना है, इसको वैलिडेशन एक्यूरेसी देखनी है या वैलिडेशन लॉस देखना है। तो जनरली हम वैलिडेशन लॉस या वैलिडेशन एक्यूरेसी देते हैं इसे। ठीक है, तो हमने इसे दे दिया वैलिडेशन लॉस को तुम मॉनिटर करो। ठीक है भाई, अब उसको देना है पेशेंस, कितना तुम्हें धैर्य देना है उसे, मैंने दे दिया 10। अब इस 10 से मतलब क्या है, 10 से मतलब ये है, मान लो ये आपके इपॉक्स है ना, ठीक है, वैलिडेशन एक्यूरेसी आपको 5% है अभी यहाँ पे, अगर ये अगले 10 इपॉक्स में 5% सिग्निफिकेंटली, सॉरी वैलिडेशन एक्यूरेसी नहीं, हम लॉस को मॉनिटर कर रहे हैं ना, तो वैलिडेशन लॉस आपका 9 है पहले इपॉक में, अगर ये अगले 10 इपॉक में ये आपका 9 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि 9.65 है तो 9.64 हो रहा है, ऐसे नहीं, 9.65 है तो ऐसे अच्छा खासा रिड्यूस हो रहा है, ये 9.65 से 8 पॉइंट हो रहा है या 9.1 भी हो रहा है, अच्छा खासा रिड्यूस हो रहा है, तब तो ठीक है, अगले 10 इपॉक तक चल रहा है तो अगले 10 इपॉक ये रहने देगा कि चलो 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 चलने दो। अगले 10 इपॉक में अगर सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुआ तो ये मॉडल को बंद कर देगा वहीं। ठीक है, अब देखो 9 से 7 गिरा, सिग्निफिकेंट चेंज है, कोई नहीं चल रहा है, 5 गिरा, सिग्निफिकेंट चेंज है, अगले 10 तक चेक करेगा, अगले 10 में 4 गिर गया, सिग्निफिकेंट है, 3 है, सिग्निफिकेंट है, 3.88 था 3.06 हो गया, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जहाँ पे सिग्निफिकेंट मिल रहा है उसके बाद अगली बार 10 बार और वेट करेगा, 10 इपॉक का। ठीक है, यहाँ पे 2.6 2.3 ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब
यहाँ से देखो आप, मेनली ये देखो 1.46 था, ठीक है? नहीं, ये देखो 1.18 था यहाँ, या यही देख लो 1.108 था, 1.08 था, ठीक है? और वैलिडेशन लॉस क्या होता है? घटना चाहिए। पहले तो ये यहाँ पे पढ़ रहा है 1.09, चलो इसने कहा कि 10 का मैंने पेशेंस रखा है, 1.18, चलो कोई नहीं, 10 का पेशेंस है, 1.3 और बढ़ रहा है, बल्कि वैलिडेशन लॉस घटना चाहिए, 1.46 और बढ़ रहा है, 1.46 और बढ़ रहा है, 62 और बढ़ रहा है, 38 और बढ़ रहा है। इसने अगले 10 तक वेट किया और सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया तो बंद कर देगा ये। अब आई नो बोलने में ऐसा लग रहा है पका रहा हूँ बहुत, बट यही हो रहा है असली में। ठीक है, तो ये आपका अर्ली स्टॉपिंग का काम है, और हम रिस्टोर बेस्ट वेट इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं कि अब अगर आप इसको फॉल्स रखोगे ना तो होगा क्या, मेनली ये उन वेट्स को रखेगा जो आपके पेशेंस के लास्ट इपॉक पे रहा है, मतलब मॉडल बंद होने से लास्ट इपॉक पे रहा है। बट अगर आपने रिस्टोर बेस्ट वेट्स इक्वल टू ट्रू कर दिया, ये उस इपॉक के वेट्स को, मॉडल के वेट्स को रखेगा जिसने आपको बेस्ट वैलिडेशन लॉस दिया था, मतलब सबसे कम वैलिडेशन लॉस दिया था उसको रखेगा ये। ठीक है, सेम मॉडल चेक पॉइंट। मॉडल चेक पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे आपको मतलब गेम खेल रहे हो कोई, ठीक है, सेव पॉइंट होता है एक तरह से, मतलब आप गेम को वहीं से रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप करोगे कॉल बैक्स डॉट मॉडल चेक पॉइंट को कॉल, सबसे पहले अपने मॉडल का नाम दोगे। अब देखो डीप लर्निंग मॉडल H5 उससे स्टोर होते हैं, ठीक है, .H5 से स्टोर होते हैं आपके टेंसरफ्लो के मॉडल्स। जो आपके पाइटॉर्च के मॉडल होते हैं वो .pth से होते हैं, बट टेंसरफ्लो में .H5, इसको हम HDF5 फॉर्मेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नाम दे दिया, बेस्ट मॉडल .H5, ये वही है मशीन लर्निंग में जैसे आप सेव करते हैं मॉडल अपना, जॉबलिब डॉट डंप बेस्ट मॉडल .pkl, वहाँ पे pkl यूज करते हो, यहाँ पे .H5 कर रहे हो। दूसरा पैरामीटर है सेव बेस्ट ओनली ट्रू, तो मतलब आपको बेस्ट मॉडल ही सेव करना है। मान लो अगर आपके 10 इपॉक चले हैं, ठीक है, उन 10 इपॉक्स में से आपका जो लास्ट इपॉक चला है उसमें आइए आपको एक्यूरेसी मान लेते हैं, वैलिडेशन लॉस आया है 5 का, ठीक है, बट आपको जो ओवरऑल 10 में चला है उसमें आपको थर्ड इपॉक में मिल गया था 3 का लॉस, तो 3 तो कम है और लॉस तो कम ही होना चाहिए, तो ये वो 3 वाले मॉडल को सेव करके रखता है, ना कि उस 10 वाले को रखेगा। ठीक है, ऑल्दो 10 वाला लेटेस्ट है, बट ये रखेगा उसको 3 वाले को जो बेस्ट था। ठीक है, और इसको भी हमें मॉनिटर बताना पड़ता है कि किसको मॉनिटर करना है, एक्यूरेसी मॉनिटर करनी है, लॉस मॉनिटर करना है, क्या करना है, तो हमने बता दिया। ठीक है, मतलब ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, ये सेव बेस्ट ओनली और ये रिस्टोर बेस्ट वेट करके काफ़ी हद तक सिमिलर। रन करते हैं। ये लेकिन ये बस वेट्स को रिस्टोर करता है, ये पूरा मॉडल का मॉडल सेव कर देता है वाला। अभी आप देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। अभी देखना जब ये रन होगा, अब आपको ये कॉल बैक्स लगाने कैसे हैं, बाकी चीज़ तो वैसी लगेंगी पूरी हिस्ट्री में ही आपकी, ईपॉक्स, बैच साइज, वैलिडेशन डेटा जो आपने ऊपर किया। ठीक है, अब एक एडिशनल पैरामीटर डालोगे आप कॉल बैक्स, और कॉल बैक्स आप एक लिस्ट के अंदर पास करोगे जितने आपके पास कॉल बैक्स हैं। हमारे पास एक अर्ली स्टॉपिंग करके है, जो आपने इसके अंदर डिफाइन कर रखा है वेरिएबल में, उसके बाद आपके पास एक मॉडल चेक पॉइंट है जो आपने यहाँ कर रखा है, और भी होते हैं आपके पास, सीएसवी लॉगर करके होता है, वो आपके मतलब क्या करता है, जो भी आपकी हर इपॉक की ट्रेनिंग हो रही है ना, उसकी एक सीएसवी फाइल बना के उसको लॉग करता रहता है। लॉगिंग वगैरह पता है ना, एमएलओप्स अगर आपको पता है, तो लॉग मतलब अ, एक इपॉक हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन को सीएसवी में डाल देगा, दूसरा इपॉक हुआ सीएसवी में डाल देगा, तो आपके पास ट्रेनिंग के बाद एक सीएसवी फाइल रहेगी कि मेरी ट्रेनिंग हुई कैसे है। ठीक है, एक एक्सेल फाइल रहेगी एक तरह से आपके पास, तो वो भी होता है आपके पास एक कॉल बैक सीएसवी लॉगर, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ली स्टॉपिंग एंड मॉडल चेक पॉइंट। ठीक है, तो आप कॉल बैक्स में एक लिस्ट बनाओ और जितने आपके पास कॉल बैक्स हैं उस लिस्ट में डालते रहो। अगर एक होता तो मैं बस अर्ली स्टॉपिंग को डालता, हमारे केस में दो है तो मैंने अर्ली स्टॉपिंग एंड मॉडल चेक पॉइंट को डाल दिया। ठीक है, अभी मॉडल चेक पॉइंट कर क्या रहा है, पहले मॉडल चेक पॉइंट को बात देखो, ये ना पहले ही आपका एक मॉडल सेव कर देगा, जैसे मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा मॉडल सेव कर देगा आपका एक। देखो रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर, देखना, देखो इसने शुरुआत में कर दिया, बल्कि अब ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं हुई थी, इसने उसी में कर दिया स्टार्ट में। अब ये कैसे करता है, उसको रिप्लेस करता रहता है। देखो इसने सबसे पहले वाले इपॉक का मॉडल सेव कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ पे मैसेज भी तो आ रहा है, यू आर सेविंग योर मॉडल एज HD5 फाइल, मतलब पहले इपॉक पे आ गया आपको ये मैसेज। इसका मतलब क्या है, देखो इसने पहले इपॉक पे आपका मॉडल सेव कर दिया जो बेस्ट मॉडल .H5 करके, तो अब ये चेक करता रहेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, इसको फिफ्थ फिफ्थ इपॉक पे आपसे अच्छा मॉडल मिल गया। ठीक है, जो इसने फर्स्ट इपॉक पे सेव किया था उससे अच्छा मॉडल मिल गया।
तो 5th इपॉक पे आके वो इस बेस्ट मॉडल डॉट h5 को नए बेस्ट मॉडल डॉट h5 से रिप्लेस कर देगा। फिर आगे चला, आगे चला। फिर मान लो बहुत टाइम बाद इसे 64th इपॉक पे और अच्छा मॉडल मिल गया, तो इसको रिप्लेस कर देगा नए उससे। ऐसे करता है ये काम। तो जहाँ-जहाँ आपको अच्छे मॉडल मिलते हैं, वहाँ ये चेक पॉइंट बनाता रहता है। ठीक है? ऐसे। तो यहाँ देख सकते हो, इसने पहले फर्स्ट इपॉक पे किया सेव मॉडल, उसके बाद इसने सेकंड इपॉक पे भी कर दिया सेव मॉडल। क्यों? क्योंकि इसे सेकंड इपॉक पे और अच्छा मॉडल मिल गया। ठीक है? ऐसे। फिर आप यहाँ देख सकते हो इसे 10th इपॉक पे और अच्छा मॉडल मिल गया, इसने सेव कर दिया। फिर से 11th पे और मिल गया, सेव कर दिया। समझ आ गया? अब बात करते हैं अर्ली स्टॉपिंग की। यहाँ देखो इपॉक कितने चले हैं? इपॉक सिर्फ चले 23। चलने कितने चाहिए थे? 100। बट ये रुक क्यों गए? अर्ली स्टॉपिंग की वजह से। अब देखो अगर ये 23 पे रुके ना, तो इसका मतलब 10 पीछे चले आओ। 13th इपॉक के बाद से इसमें एक्यूरेसी का बढ़ावा नहीं हुआ है, मतलब वैलिडेशन लॉस का नहीं हुआ है, अच्छा इंप्रूव नहीं हुआ है वैलिडेशन लॉस आपका। तो अगर हम 14 पे जाएँ, ये देखो 14 0.87 था, ठीक है? 0.87 से 0.95 बढ़ रहा है, 0.87 से बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ से देखो 13th इपॉक 0.85 यहाँ तक तो घट रहा था, 88 था, 86 था, 85 था। लेकिन 85 के बाद देखो 87 बड़ा हो रहा है, बल्कि लॉस तो घटना चाहिए। एक्यूरेसी बढ़े तो अच्छी बात है, लेकिन लॉस तो हमने मॉनिटर में किसमें डाला है? वैलिडेशन लॉस पे। तो लॉस आपको घटता रहना चाहिए हर इपॉक के साथ, बट ये बढ़ने लग गया यहाँ से। यहाँ से आप जितना देखोगे बढ़ ही रहा है वो, 1 तक पहुँच गया, ठीक है? 0.9, 0.9 बल्कि 0.85 से कम जाना चाहिए था वो, नहीं गए। तो उसने 10 इपॉक वेट किया, पेशेंस था, हमने 10 इपॉक का रखा था, पेशेंस, वेट किया, बंद कर दिया। अगर आप पेशेंस को चेंज कर देते हो, तो मान लो पेशेंस मैं रख देता हूँ 3 का, ठीक है? अब रन करते हैं, अब रन करते हैं। अब देखना 13, 14, 15, 16 के बाद बंद कर देगा, 16 के करीब। ओह! इसने यहीं पे बंद कर दिया। अच्छा, तो इसको 0.87 तक मिला, ठीक है। इसको पहले उसमें मिल गया, क्यों? क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया ना, मेमोरी क्लियर नहीं की। तो इस मॉडल को पता है मैं ऑलरेडी ट्रेन हो चुका हूँ। ये मतलब पिछले 15 जो इपॉक चले ना हमने, ये उसमें भी ट्रेन हो रखा है ऑलरेडी ये वाला मॉडल, ठीक है? तो इसलिए ये शुरुआत में यहाँ से ही दिखा रहा है। कोई नहीं, मतलब समझ गए ना आप कैसे काम कर रहा है। अब ये तो हो गया, चलो ये तो मॉडल चेक पॉइंट की मदद से सेव हो रहा है। अगर आपको नॉर्मली सेव करना है तब कैसे करोगे? तब आपको सेव करने के लिए लिखना है मॉडल डॉट सेव और जो भी मॉडल का नाम है, मतलब जहाँ पे आपको सेव करना है। तो अगर मेरे को कहीं किसी डायरेक्टरी में सेव करना है, मान लो ऐसे आर्टिफैक्ट्स करके कोई डायरेक्टरी है, ऐसे डाल दूँगा आर्टिफैक्ट्स मॉडल डॉट h5। बट अगर नहीं है तो बस ऐसे डाल दो मॉडल डॉट h5। रन करूँगा इसे, तो यहाँ देखना एक सेव हो जाएगा, यहाँ मॉडल डॉट h5 आ गया, ठीक है? अब इस मॉडल को लोड करके प्रेडिक्शन करनी है, तब कैसे? जैसे पिकल वगैरह जॉबलिट का यूज़ करके हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को लोड करते हैं सेव करने के बाद, फिर उनसे प्रेडिक्शन करते हैं, तब कैसे? तो लोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं केरास के अंदर, मॉडल्स के अंदर लोड मॉडल, ठीक है? और जो भी आपने मॉडल का नाम दिया था, जहाँ पे सेव कर रखा है, हमने दिया था मॉडल डॉट h5, तो वो डाल दिया पाथ आपने। अब इस मॉडल को सेव कहाँ करना है? जो वेरिएबल दे दो, अब मैंने दे दिया वेरिएबल लोडेड मॉडल। अब आपका जो मॉडल है, वो इस लोडेड मॉडल के अंदर है, ठीक है? अब मैंने इसे न्यू डेटा दे दिया, ठीक है? अब मैं उस फंक्शन के ऊपर आता हूँ, ये प्रेडिक्ट न्यू डेटा के। अब मैंने इसे न्यू सैंपल दे दिया, ठीक है? मेरे को इस डेटा को प्रेडिक्ट करना है, मैंने अपने हिसाब से कुछ वैल्यू दे दी, ऐज की 50, सेक्स 1, सीपी 2, ट्रेस्ट बीएस 140 समथिंग समथिंग दे दी, जो भी आपके इनपुट जितने थे, ठीक है? तो अगर मैं आपको न्यू सैंपल का दिखाऊँगा ना, इतना मैं काट दूँ पहले? इसको मैं रन करता हूँ। ओके, यहाँ से कोड सेल बना देंगे, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अगर आप मैं न्यू सैंपल का आपको शेप दिखाऊँ, न्यू सैंपल डॉट शेप, तो इसमें देखना आप 13 होंगे, ओके? न्यू सैंपल 2 मिनट, लेंथ अच्छा वो डिक्शनरी है क्या? न्यू सैंपल नहीं, डिक्शनरी तो अंदर है उसके। अच्छा 1 है, उसके अंदर डिक्शनरी हमने स्टोर करी है, ओके। समझ गया मैं, ठीक है? क्योंकि हमें इसे पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए हमने ऐसे कर रखा है इसे। ठीक है, समझ गया। डिलीट करते हैं इसको। लेकिन आप गिन सकते हो 13 इनपुट पैरामीटर आपके पास, ऐज है, सेक्स है, फिर 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ख्याल तक आपके 13 इनपुट वेरिएबल है जो आपको चाहिए, ठीक है? अब आप क्या करोगे, अब आप डायरेक्टली तो पास नहीं कर सकते ना न्यू सैंपल को, क्योंकि ये तो अभी लिस्ट है, लिस्ट तो एक्सेप्ट होती नहीं है। आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे? आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मतलब किसी चीज़ में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो हम वही कर रहे हैं, हम न्यू डेटा को इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे। जो भी आपका ये न्यू सैंपल का डेटा है, इसको हम एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? इसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, उसका उस मॉडल से प्रेडिक्शन करेंगे इस डेटा के ऊपर, और जो भी प्रेडिक्टेड क्लास होगी, मतलब ये हम क्यों लगा रहे हैं np.argmax, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी निकलती है। हम आखिरी जो आपका न्यूरॉन है, मैंने बताया ना इसमें 5 चीज़ें हैं, 5 न्यूरॉन्स रहेंगे आपके लास्ट न्यूरॉन के अंदर, लास्ट लेयर के अंदर। ये देखो, आपका जो लास्ट लेयर है, आउटपुट लेयर, उसमें 5 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है? तो वो हर न्यूरॉन के अंदर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। मान लो एक के अंदर 0.2 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8 है। तो जो आपका ये np.argmax क्या करता है, उस न्यूरॉन के आउटपुट को एक्सेप्ट करेगा जिसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है? और उसको रिटर्न कर रहा है आपकी क्लास को, ठीक है? तो इसको रन कर देते हैं इस फंक्शन को भी। और अगर आप अब प्रेडिक्ट करोगे, अब हम इस प्रेडिक्ट न्यू डेटा वाले मेथड सॉरी फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, सैंपल को प्रेडिक्ट करने के लिए, जो भी आपका नया सैंपल आ रहा है, और 0th लेवल तो निकालेंगे कम से कम, है ना? क्योंकि ये 2 चीज़ों में भेजता है ना आपका आउटपुट। देखो, प्रेडिक्ट कर दिया उसने, क्लास 0 है, ठीक है? डेटा चेंज करोगे, क्लास 1 बता देगा, क्लास 2 बता देगा, ऐसे। अब मैं ये 0 नहीं करता यहाँ, तब क्या होता? ठीक है? तो ये आपको इंडेक्स के अंदर देता, ठीक है? मेरे को इंडेक्स नहीं चाहिए, मेरे को बस क्लास चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ये किया, ताकि मेरे को बस वो सीधा 0 मिले, ऐसे इंडेक्स के फॉर्म में ना मिले वो, लिस्ट के फॉर्म में ना मिले बेसिकली। मेरे को बस 0 दिखे वो, ठीक है? ब्रैकेट ना दिखे बगल में, इसलिए मैंने 0th इंडेक्स निकाल दी, ठीक है? ये समझ आया? जो भी आपका डेटा था, आपने पांडास डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया उसे, ठीक है? उसके बाद उसके ऊपर प्रेडिक्शन की, ठीक है? और बस कर दिया। आपको ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसे नंपाई एरे में कर रहे हो, जैसे मशीन लर्निंग में आपको नंपाई एरे में कन्वर्ट करना पड़ता था, ये सब करना पड़ता था। यहाँ इतना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा है, भेज दो, ठीक है? बस यही है, कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट डायरेक्ट भी भेजोगे तो चलेगा, जैसे हमारे केस में तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है, ठीक है? देख लिया आपने? तब तक आप क्या-क्या देख चुके हैं? रेगुलर मेथड देख चुके हैं न्यूरल नेटवर्क बनाने का, उसके बाद हमने कॉल बैक्स देख लिए, उसके बाद हमने मॉडल से प्रेडिक्टिंग और कैसे सेव करते हैं, कैसे लोड करते हैं, वो सब देख लिया। अब बात आती है फंक्शनल एपीआई की। रेगुलर मेथड तो देख लिया, अब फंक्शनल एपीआई वाला मेथड देखते हैं, ये। तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। तो हम टेंसरफ्लो.keras से इंपोर्ट कर रहे हैं 2 चीज़ें, मॉडल और इनपुट। अब ये कैसे काम करती है मेनली, ये इनपुट आपकी एक तरह से इनपुट लेयर की तरह काम करती है। ये मॉडल आपका मॉडल बनाने के काम आता है, ठीक है? अब तक तो आपने सिर्फ़ एक मॉडल का वेरिएबल बनाया, वहाँ से keras डॉट सीक्वेंशियल किया और सीक्वेंशियल के अंदर मॉडल बना दिया, बट यहाँ नहीं। यहाँ आप मॉडल का यूज़ करके बनाओगे इंस्टेड ऑफ सीक्वेंशियल, मॉडल का यूज़ करोगे आप अपने, ठीक है? ये मॉडल कीवर्ड है जो keras के अंदर, इसका यूज़ करोगे। यहाँ पे हम रेगुलराइज़र्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो रेगुलराइज़र्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो टेंसरफ्लो.keras कॉपी करते हैं यहाँ से, अच्छा यहीं पे इंपोर्ट कर देते हैं रेगुलराइज़र भी, ठीक है? तो मैं यहाँ से रेगुलराइज़र्स इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ऐसे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है? रेगुलराइज़र्स की एक अपनी खुद की लेयर भी आती है, एक्टिविटी रेगुलराइज़ेशन करके, बट बेटर है कि आप उसी लेयर के अंदर बना दो। जैसे मैंने आपको बताया था लेयर्स वाली वीडियो में, एक्टिवेशन की भी खुद की अपनी एक लेयर आती है। आप एक्टिवेशन लेयर, एक तरीका आप एक्टिवेशन लेयर को इसके अंदर डिफाइन कर रहे हो अपने डेंस लेयर के अंदर, बट आप खुद की एक एक्टिवेशन लेयर भी बना सकते हो अलग से। बट क्यों फालतू में लेयर इतनी ज़्यादा करनी है, ठीक है? तो इसलिए आप रेगुलराइज़ेशन अंदर ही करो तो बेटर है, ठीक है? ऑल्दो अलग से लेयर आती है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ना आप ना थोड़ा मॉड्यूलर फॉर्मेट में आपको बताना पड़ता है अपना डेटा। 2 चीज़ें चाहिए होती है आपके इस ये जो आपका मॉडल कीवर्ड है ना, मॉडल जो आपका जो भी है ये, ठीक है? मॉड्यूल, इसको 2 चीज़ें होती हैं चाहिए होती हैं, इनपुट्स, आउटपुट्स, बस। 2 चीज़ चाहिए होती है आपको मॉडल बनाने के लिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनपुट्स का एक वेरिएबल बनाओगे और उसके अंदर आप ये अपना इनपुट वाला कीवर्ड यूज़ करोगे। इनपुट लेयर बनाने के लिए बेसिकली, या आप इनपुट लेयर बना रहे हो। फिर आप शेप पास करोगे, तो शेप आपकी वही रहेगी 13 कॉमा समथिंग, 13 कॉमा मतलब 1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो आपको पता है। ये आपने वही सेम चीज़ डाली है जो यहाँ डाली है, ठीक है? अभी इतने इपॉक हो रखे हैं ना यहाँ ट्रेन,
ये जो आपने यहाँ डाली थी इनपुट शेप, वही सेम चीज़ रहेगी शेप में, ठीक है? तो इसको नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो ये तो वही रहेगा। तो आपने इस बार इनपुट लेयर अलग कर दी, इंस्टेड ऑफ आप वो डेंस लेयर का यूज़ करके नहीं बना रहे, खुद की एक इनपुट लेयर बनाइए अलग से सेपरेटली, बना दी एक इनपुट लेयर। अब डेंस लेयर बनाना शुरू करो। तो मैंने सबसे पहले एक डेंस लेयर बनाई और आपको एक एक्स कीवर्ड या कोई भी कीवर्ड यूज़ करो आप अपने हिसाब से। मैं बोलूँगा रिकमेंड करूँगा एक्स का यूज़ करो, ठीक है? समझने में ईज़ी रहता है। एक्स इक्वल टू आप डालोगे लेयर्स डॉट डेंस, जैसे आप लेयर बनाते हो नॉर्मली बनाओ। 128 एक्टिवेशन ये डाल दो। अब मैंने यहाँ पे एक नई चीज़ डाली है कर्नल रेगुलराइज़र, ठीक है? ताकि ओवरफिटिंग ना हो। ये भी ओवरफिटिंग को कम करने में मदद करते हैं। जैसे आपका ड्रॉप आउट करता है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है लेयर्स वाली में, तो आप देख लेना। तो हमने एक पैरामीटर होता है आपका लेयर्स डॉट डेंस के अंदर कर्नल रेगुलराइज़र, कि आपको कौन-सा रेगुलराइज़र यूज़ करना है। तो हम अपने इस गए रेगुलराइज़र वाले मॉड्यूल के अंदर, वहाँ से आपको जो उठाना है, L1 उठाना है, L2 उठाना है, जो उठाना है। तो मैंने उठाया L2, ठीक है? और मैंने उसकी वैल्यू सेट कर दी 0.001, ठीक है? अब आपको ये डेंस लेयर लगानी किसके ऊपर है? यहाँ तक तो आपने डेंस लेयर बना दी, ठीक है? यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपकी डेंस लेयर है जो मैंने हाइलाइट कर दिया ना, यहाँ तक आपकी डेंस लेयर है। अब इस डेंस लेयर को लगाना किसके ऊपर है, ये कौन बताएगा? तो आपने एट द एंड आपने ब्रैकेट के अंदर पास किया है इनपुट्स, ठीक है? यानी इस इनपुट्स वाली लेयर के पीछे लगेगी आपकी ये डेंस लेयर, ठीक है? फिर आपने बताया कि मेरे को अगली लेयर चाहिए अपनी x इक्वल टू बैच नॉर्मलाइज़ेशन। यहाँ तक तो आपने नॉर्मल लेयर अपनी डिफाइन कर दी। आपको बताना है बैच नॉर्मलाइज़ेशन लगेगी किसके पीछे? आपको बताना है इस x के पीछे लगेगी, ठीक है? सेम आपने ड्रॉप आउट लेयर बता दी। यहाँ पे आपने ड्रॉप आउट लेयर बता दी 30% ड्रॉप रेट के साथ। अब आपको ये बताना है किसके पीछे लगेगी ये, तो आपने यहाँ बता दी x, तो ये वाला x इसके पीछे लग जाएगी। तो ऐसे आपको सीरियल में चलता रहना है। तो ये आपकी फंक्शनल एपीआई होती है, ठीक है? फिर आपने एक अगली लेयर बनाई, ठीक है? डेंस लेयर बनाई, सेम वही रेगुलराइज़र वगैरह यूज़ किए और अब आपको ये वाले डेंस लेयर किसके पीछे लगानी है? x के पीछे, यानी इस x के पीछे लग जाएगी वो डेंस लेयर। जैसे-जैसे आप नीचे जा रहे हो ना, वैसे-वैसे लगती रहेगी वो, ठीक है? फिर अगली बैच नॉर्मलाइज़ेशन लेयर, यहाँ पे आपने x पास किया, तो वो इस x के पीछे लग रही है। फिर ये जो यहाँ वाला जो x है, वो इस x के पीछे लग रही है, ठीक है? तो यहाँ आपने इनपुट्स डिफाइन कर दिए। फिर आखिरी में आपको कौन-सी लेयर चाहिए? आउटपुट लेयर चाहिए, अपना आउटपुट दिखाने के लिए। तो मैंने एक लेयर बना दी आउटपुट्स करके और उसमें मैंने डाल दिया लेयर्स डॉट डेंस, जो आप डालते ही हो। कितने न्यूरॉन चाहिए, नंबर ऑफ क्लासेस के बराबर होंगे, हमारे केस में 5 थे, तो वही चीज़ देगा ये yTest.shape1 आपको 5 ही देगा, ठीक है? तो 5 नंबर ऑफ न्यूरॉन, सेम ही चीज़ बन रही है जो ऊपर वाले थे, ठीक है? एक्टिवेशन आपका सॉफ्टमैक्स रहेगा और ये किसके ऊपर लगानी है आपको आउटपुट लेयर? एक्स के ऊपर, तो यानी वाले इस एक्स के ऊपर लग जाएगी, ठीक है? तो आप अगर देखोगे, अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है? तो यहाँ आपने पूरा लेयर्स का सेटअप बना दिया, ये मॉडल नहीं बना है, ये आपने एक तरह से लेयर्स का पूरा डायग्राम बना दिया। अब इन लेयर्स को एक मॉडल के अंदर डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप करोगे इस मॉडल कीवर्ड का यूज़ जो आपने इम्पोर्ट कर रखा है। अब ये मॉडल कीवर्ड आपसे 2 चीज़ पूछता है, इनपुट्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं, आउटपुट्स कहाँ से खत्म हो रहे हैं, ठीक है? इनपुट्स के केस में आप पास करोगे अपनी ये इनपुट्स वाली लेयर, आउटपुट्स के केस में आप पास करोगे आप आउटपुट्स वाली लेयर, ठीक है? जैसे ही आप ये दोनों पास करोगे, ये जो आपका पूरा था जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रखा था, ये पूरा एक मॉडल बन जाएगा, ठीक है? अब तक बस ये लेयर्स का पूरा मतलब होता है ढांचा टाइप का था, स्ट्रक्चर टाइप का। अब ये एक मॉडल के अंदर बन चुके हैं, ठीक है? समझ गए? और मैंने जो भी ये मॉडल बनाया, मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया मॉडल करके, ठीक है? तो रन करता हूँ और फिर मैं मॉडल डॉट समरी कर लेता हूँ जो आप कर रहे थे। उसके बाद आप इसे ट्रेन कर लो, टेस्ट कर लो, बाकी तरीके तो सेम ही रहेंगे क्योंकि आपने इसे मॉडल के अंदर स्टोर कर दिया। अब वही चीज़ कर लो मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट इवैल्यूएट, मॉडल डॉट सेव, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। बस ये मैं तरीका अलग था, ठीक है? अब आप यहाँ देखो, आप बोलोगे कि कुछ तो अलग होगा ही, नहीं। यहाँ पे पैरामीटर देखो 11,141, ठीक है? टोटल पैरामीटर्स। अपने ऊपर वाले मॉडल में जाओ, 11,141 सेम मॉडल बना है, एग्ज़ैक्टली सेम मॉडल बना है। आप इनकी समरी भी देखोगे एग्ज़ैक्टली सेम बनी है, बस तरीका डिफरेंट था, ठीक है? सिर्फ़ तरीके में फ़र्क था, मॉडल एक जैसे ही बने दोनों, फ़र्क नहीं है उनमें, समझ गए? तो आप यहाँ देख सकते हो मॉडल आपका फंक्शनल 8 है, ठीक है? ये फंक्शनल मॉडल है आपका और अगर इसका देखते हैं, इसका क्या नाम आ रहा है? और ये आपका सीक्वेंशियल मॉडल है, मतलब नॉर्मल रेगुलर मॉडल। जनरली इसका हम यूज़ करते हैं सीक्वेंशियल्स का जुपिटर नोटबुक टेस्टिंग के दौरान,
लेकिन जब आप एक प्रोडक्शन ग्रेड प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो मैं बोलूँगा आप फंक्शनल मॉडल्स का यूज़ करो, ये ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक है? तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे की जाती है। देखो, मशीन लर्निंग में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आपको पता है, रैंडम सर्च सीवी, ग्रेड सर्च सीवी, वो हमने बहुत देखा हुआ है। मशीन लर्निंग सॉरी डीप लर्निंग में कैसे की जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेनली उसके लिए केरास के अंदर ही कुछ आता है, केरास ट्यूनर करके, उससे आप अपनी किसी भी डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हो। अब देखो, इसके अंदर अराउंड कितने पैरामीटर्स हैं? 11,141, ठीक है? अब इसमें से ट्रेनेबल इतने हैं, ठीक है? ट्रेनेबल 10,500 कुछ है, ये वाले नॉन ट्रेनेबल है, मतलब इनको नहीं कर सकते आप ट्रेन, जो 384 है, ये ट्रेन नहीं हो सकते, ये फिक्स्ड है, ठीक है? अब जो ट्रेनेबल है, इनको तो आप ट्रेन कर सकते हो, इनको तो ट्रेन कर सकते हो, है ना? तो ये ट्रेन होके आप इनकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह करके चेंज हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो आपने एक्टिवेशन के केस में डाल दिया पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए आपने 2 पैरामीटर दे दिया एक्टिवेशन के लिए, रेलो, सिग्मॉइड, तो वो चेक करेगा कि रेलो से अच्छा आउटपुट मिल रहा है सिग्मॉइड से। अगर उसे रेलो से मिल रहा होगा, वो रेलो आउटपुट पे डाल देगा यहाँ पैरामीटर ट्यून करके, वरना सिग्मॉइड डाल देगा। ठीक है? रेगुलराइज़ेशन में आपको ये वाला रेट फाइंड करना है। तो आपने एक लिस्ट पास कर दी कि 0.01, 0.01, 0.1, 1, 2, 5, तो उन नंबर में से सिलेक्ट करेगा कौन-सा बेस्ट रेगुलराइज़ेशन रेट है। तो मान लो उसमें से उसने 0.1 सेट किया, तो ऑटोमैटिकली ये 0.01, 0.1 से रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा। मान लो आपको बेस्ट ड्रॉप आउट रेट फाइंड करना है। ये तो आपने 0.3 डाल दिया अपने हिसाब से कि होगा ठीक, बट आपके मॉडल की क्या रिक्वायरमेंट है? आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे मॉडल पे 0.3 रेट सेट करेगा या सूट करेगा या 0.5। मान लो आपको 0.3 यूज़ करके 80% एक्यूरेसी मिल रही है, लेकिन आपने 0.5 लगाते तो 90% मिल जाती। तो ये सब आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की मदद से पता चलेगा, ठीक है? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, बट वही फ़र्क है कि मशीन लर्निंग थी वो डीप लर्निंग। कांसेप्ट सेम ही है, बस टूल्स अलग हैं और तरीका अलग है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपनी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।